नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बढ़ने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त किस रूप में जंग की भट्टी में तप रही है, हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है और हर मोर्चा धधक रहा है। इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं अगली खबर के साथ में। अगली खबर क्या है जान लीजिए। जो सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता देती हूँ। युद्ध के मैदान से इस बीच जो बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर, हमास की तरफ से इजरायली बंधकों को छोड़ा जा रहा है। बड़ी खबर, युद्ध के मैदान से बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया है। हमास ने 20 इजरायली बंधकों को छोड़ा है, रेड क्रॉस के हवाले किया गया है। रेड क्रॉस ने बंधकों को आईडीएफ को सौंपा है। बंधकों की रिहाई से यहाँ पर उनके परिजन भावुक हैं, उनके परिजन खुश हैं। लेकिन ये एक अच्छी तस्वीर, पॉजिटिव तस्वीर, और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बंधकों की रिहाई की आज से माना जा रहा था एक अलग तस्वीर पेश करेगी। खासतौर से बंधकों की रिहाई के साथ ही खुशी का आलम ऐसा है। कैसी ये तस्वीर देखिए जरा, यहाँ पर आप देखिए। इस दौरान ये जो आपको बसेस नजर आ रही हैं, इन बसेस में, इन बड़ी बड़ी बसेस में वो उम्मीदें हैं, वो बंधक हैं जो पिछले काफी लंबे वक्त से ये कहा जाए हमास की कैद में थे। और जैसे ही वो अपनों से मिले, लोगों के चेहरे पर खुशी, आंखों में आंसू, भावुक अलग कर देने वाला पल, और सभी के चेहरे पर राहत की एक बात यहाँ पर नजर आती है। आपको बता दें, इस दौरान जो बंधक थे उसमें कुछ टूरिस्ट बताए जाते हैं, उसमें कुछ डॉक्टर्स बताए जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बताए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर कैसे लोगों के चेहरे पर राहत है, चेहरे पर खुशी है। और इतने लंबे वक्त तक ऐसा लगता है जो इंतजार था, आखिरकार वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आता है। एक तरफ हमने देखा है कि किस तरह से लोगों की अब रिहाई हो रही है, लेकिन एक और बड़ी खबर इसी बीच, युद्ध के मैदान से, गाजा से ही जुड़ी हुई, गाजा पर इजरायली सेना ने क्या चेतावनी दी है, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। बड़ी खबर क्या है, बड़ी खबर जान लीजिए। तो अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, गाजा पर इजरायली सेना की सीधी चेतावनी है। चेतावनी क्या है? बड़ी चेतावनी है आईडीएफ चीफ इयाल ज़मीर के बयान के साथ में। गाजा एक बार फिर से इजराइल के लिए खतरा ना बने, ये सुनिश्चित करना होगा। हमास के खिलाफ एक्शन में बड़ी जीत हुई है, लेकिन ये बड़ी चेतावनी जरूर दे दी गई है कि अभी आज जो शांति तस्वीर नजर आती है, आने वाले वक्त में हमास एक बार फिर से चुनौती ना बने, खतरा ना बने। हमास के खिलाफ एक्शन से हमारी बड़ी जीत हुई। वही एक और बड़ी खबर गाजा को लेकर ही मैं आपको बता देती हूँ। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है अगली वॉर ब्रेकिंग, युद्ध विराम से जुड़ी हुई। जी हाँ, बड़ी खबर, गाजा को लेकर युद्ध विराम हो रहा है, लेकिन युद्ध विराम के बावजूद गाजा में आईडीएफ की तैनाती है। जी हाँ, आईडीएफ का 53% जगहों पर कब्जा है। इमरजेंसी खतरे के चलते सेना की तैनाती की जा रही है। आईडीएफ यानी कि इजराइल की डिफेंस फोर्स की तरफ से ये बात स्पष्ट की जा चुकी है कि हम गाजा पूरी तरह से खाली नहीं करेंगे, यानी कि समझा जाए कि अभी भी भरोसा नहीं है, अभी भी इजराइल की क्या ये रणनीति है, क्या इस पीस पॉइंट के तहत, जिसको लेकर लगातार हमास की तरफ से एक तरह से आपत्ति भी जताई जा रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि आईडीएफ को गाजा की पूरी जमीन छोड़कर जाना होगा। ये बात जरूर यहाँ पर कही जा रही थी। वेल, इससे इतर लेकिन आईडीएफ की मौजूदगी अभी भी एक तरह से नजर आती है। आपको बताते हैं आईडीएफ की 5 चेतावनियां आखिर क्या हैं। भले ही आज पीस प्लान यहाँ पर लागू हुआ, दरअसल आईडीएफ की 5 वार्निंग जान लीजिए। हमास जितनी बार सर उठाएगा उतनी बार हम कुचलेंगे, ये बात लगातार आईडीएफ की तरफ से कही गई है। आईडीएफ की वार्निंग है, गाजा में हमारा एक्शन लगातार बना हुआ है। हमास पर हमारी ये जीत एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। आप एक और वार्निंग, भविष्य में इजराइल को हमास से सुरक्षित रखना जिम्मेदारी है, सुरक्षित रखा जाएगा।
अगली चेतावनी क्या है? अगली चेतावनी आईडीएफ की तरफ से जो इस बीच कही गई है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि जल्द ही गाजा में हमास की तमाम सुरंगों को भी नष्ट किया जाएगा। यह बात भी आईडीएफ की तरफ से की गई और ये कहा है सुनिश्चित करेंगे कि गाजा हमारे लिए एक बार फिर से खतरा ना बने। ये बड़ी चेतावनियां जो हैं वो आईडीएफ की तरफ से जारी की गई और ये स्पष्ट किया गया है सुनिश्चित करेंगे गाजा हमारे लिए खतरा ना बने। ये 5 बड़ी वार्निंग, ये 5 बड़ी चेतावनी और ये जो बड़ी बातें हैं ये अपने आप में बहुत एक अलग तस्वीर जरूर पेश करती है। पीस प्लान की 10 खास बातें भी आपको जान लेनी चाहिए कि आखिर किस तरह से इसको पीस प्लान को इंप्लीमेंट किया गया है, क्या बड़ी बातें हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इजराइल हमास के बीच में सहमति बनी तो संभव हो पाया फौरन युद्ध रोकना, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। उसमें इजराइल हमास के बीच में सहमति बनने के बाद में भी ये संभव हो पाया। दूसरी बड़ी बात जो थी वो थी इजराइल पीछे हटेगा। कैसे? गाजा से आईडीएफ को धीरे धीरे पीछे हटना होगा। ये बात स्पष्ट हुई तभी जाकर ये पीस प्लान की 10 बड़ी बातें यहाँ पर लागू होती हैं। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, इस पीस प्लान की तीसरी बड़ी बात थी गाजा को आतंक मुक्त बनाना। हमास के ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे और यही बात आईडीएफ की तरफ से कही गई। हमास की सुरंगों को भी यहां से पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। इस पीस प्लान की चौथी बड़ी बात थी वो थी सरकार में हमास की कोई एंट्री नहीं होगी, हमास सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ये भी स्पष्ट किया गया है। पांचवी जो बड़ी बात थी इस पूरे पीस प्लान की उसमें शांति बोर्ड बनाए जाने का जिक्र था। इस शांति बोर्ड के अध्यक्ष होंगे डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका, टोनी ब्लेयर और कई देशों के नेता भी इस शांति बोर्ड में, इस पीस बोर्ड में शामिल होंगे। अब जो छठवीं बड़ी बात थी वो पुनर्निर्माण योजना जो है वो तैयार की जाएगी। जिस तरह से ध्वस्त हुआ है पूरा गाजा उसमें बोर्ड विकास सुधार करेगा और बाकायदा उसका खर्च उठाएगा, खर्च सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सातवीं बड़ी बात थी रक्षा के लिए फौज तैनात करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती गाजा और हमास बॉर्डर पर होगी, गाजा की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। आठवीं बड़ी बात सीमा सुरक्षा को मजबूत करना होगा, सीमा सुरक्षा की मजबूती, इजराइल और मिस्र की सीमा की सुरक्षा और भी ज्यादा दुरुस्त और भी ज्यादा मजबूत की जाएगी। वहीं नौवीं बड़ी बात थी मानवीय सहायता, गाजा को तुरंत पर्याप्त मदद दी जानी है और मदद दी जाएगी, ये बात भी बाकायदा उसमें सुनिश्चित किया गया है। 10वीं बड़ी बात ये कि लोगों के रहने की आजादी, किसी को भी गाजा छोड़ने को मजबूर नहीं किया जाएगा, ये सुनिश्चित इस पीस प्लान में किया गया। ये बड़ी 10 बातें हैं। अब एक नजर गाजा में नुकसान के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं कि अभी तक गाजा और इजराइल जिस तरह से युद्ध कर रहे थे इस दौरान गाजा में किस तरह का नुकसान हुआ समझिए। अभी तक 254 पत्रकारों की मौत यानी कि लगभग 250 से ज्यादा पत्रकारों की मौत अभी तक यहां पर हुई है गाजा इजराइल में युद्ध के दौरान गाजा में। अब सिविल डिफेंस के लोगों की अगर बात की जाए तो 140 सिविल डिफेंस के लोगों की जान अभी तक इस युद्ध में जाने की खबर सामने आई है। वहीं 2700 परिवार पूरी तरह से तबाह हो गए गाजा पट्टी में जहां पर जो लोग रहते थे। 66,000 लोगों की मौत की बात अभी तक यहां पर गाजा की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनका कहना है 66,000 लोगों को हमने खोया है। और वहीं 1670 मेडिकल स्टाफ यहां पर मारे गए हैं। ये मानवीय नुकसान किस रूप में हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। सैकड़ों हजारों लोगों की जान इस बीच गई है। स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल सर्विसेज सब कुछ ध्वस्त हुआ है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। युद्ध के मैदान से क्या है अगली खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे है। गाजा पीस समिट पर इस बीच बड़ी बात है। गाजा पीस समिट पर नेतन्याहू का बयान सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू, बंधकों की वापसी से खुशी का दिन है, दुश्मन फिर हमले की साजिश रच रहे हैं। इस बीच ये भी बात इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। ये बात उनकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो
बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई खुशी का दिन है क्योंकि बंधकों की वापसी हुई, लेकिन एक बार फिर हमले की साजिश रची जा रही है। आपको बताते हैं नेतन्याहू का आखिर तर्क क्या है वो भी जरा समझिए। दरअसल इजराइल की तरफ से, यानी कि नेतन्याहू कहते हैं इजराइल के दुश्मन लगातार सक्रिय हैं, ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है। इजराइल पर हमले की साजिश अभी भी रची जा रही है। नेतन्याहू ये तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारे लिए आंसुओं की शाम है। हम हत्यारों की रिहाई से दुखी हैं, लेकिन खुश इसलिए हैं क्योंकि हमारे बच्चे घर लौट रहे हैं। ये बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल, क्या हमास को पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं नेतन्याहू? अपने आप में ये बहुत गंभीर हो जाता है क्योंकि उनकी तरफ से यही बात कही गई है। चलिए एक और बात, अगली बड़ी खबर की और अगली बड़ी खबर है गाजा पीस समिट पर ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए वो बताते हैं। और ईरान कहता है कि शांति पहल का हम स्वागत करते हैं, हम वेलकम कर रहे हैं। ईरान पर हमला करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी, ये ईरान कह रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट किया है ईरान इस शांति पहल का स्वागत करता है, लेकिन जो ईरान पर हमला करेगा उससे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। दरअसल ईरान ने इस पीस प्लान का स्वागत तो किया, लेकिन पीस प्लान से दूरी बनाए रखी। लेकिन क्यों, आइए मैं आपको बताती हूँ उसकी क्या प्रमुख वजहें रही हैं। दरअसल पीस प्लान से ईरान दूर रहा है। अराक्ची की तरफ से जो बयान सामने आया है, ईरान पर हमला करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी, ये स्पष्ट किया गया है अराक्ची की तरफ से। गाजा में इजराइल नरसंहार बंद करे, ये बात भी इस दौरान कही। वहीं ईरान मिडिल ईस्ट में शांति चाहता है। ईरान पर हमला करने वालों के साथ में कोई बैठक नहीं होगी, ये बात सीधे सीधे नेतन्याहू के लिए कही गई थी, ये बात सीधे सीधे अमेरिका के लिए कही गई थी। इससे ये स्पष्ट हो जाता है वजह क्या है, अब वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल जो समिट हुई, समिट में ईरान के कई विरोधी देश शामिल हैं। अमेरिका के साथ में ईरान को कोई बैठक मंजूर नहीं है, ये बात स्पष्ट तौर से इस रूप में अराक्ची की तरफ से, ईरान की तरफ से जो बातें कही गई उससे स्पष्ट हो जाता है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली वर्ल्ड ब्रेकिंग क्या है, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। अगली वर्ल्ड ब्रेकिंग है रूस यूक्रेन की युद्ध से जुड़ी। तो अगली बड़ी खबर है रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन की राजधानी पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। जी हाँ, यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी बारिश हुई है। कीव एक बार फिर से बारूदी बारिश से दहल उठा है और एक या दो नहीं बल्कि एक साथ कई इलाकों में भीषण बमबारी यूक्रेन में हुई है। ड्रोन और मिसाइलों के वार से हर तरफ हड़कंप की तस्वीर नजर आती है। अब आपको बताते हैं किस तरह से पुतिन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दे दी है और ये जो धमकी है ये कोई मामूली धमकी नहीं बल्कि सीधे सीधे खुली चुनौती है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर रूस बाज नहीं आता तो अंजाम और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा भयावह होगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूक्रेन और रूस के बीच में ये जंग और भी ज्यादा भड़कने वाली है? क्या ट्रंप की बयानबाजी आग में घी का काम करेगी? क्रेमलिन से कोई नरमी नहीं दिख रही और अमेरिका की जुबान अब तलवार बन चुकी है। अगला कदम अगर जरा भी चूका तो दुनिया देखेगी युद्ध का वो चेहरा जो अब तक सिर्फ इतिहास की किताबों में ही था। दुनिया के सबसे खतरनाक शब्दों में से एक फिर गूंज उठा टॉमहॉक। अमेरिका, रूस और यूक्रेन की त्रिकोणीय कूटनीति अब एक नए मोड़ पर है।
क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी या सीमा पार कर देने वाली एक विध्वंसक संभावना? टॉम हॉक की दहाड़। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर युद्ध रुका नहीं तो यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें दी जा सकती हैं। इस टिप्पणी ने वैश्विक पटल पर खबरों की लहर दौड़ा दी। क्यों, कैसे और इसके क्या मायने होंगे, इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर युद्ध का निपटारा जल्द नहीं हुआ तो हम यूक्रेन को टॉम हॉक भेजने पर विचार कर सकते हैं। टॉम हॉक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जिसकी मारक दूरी तकरीबन 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। यही दूरी ये संभव बताती है कि इसका असर मॉस्को तक भी पहुंच सकता है। उसी समय रूस ने चेतावनी जताई कि ऐसी आपूर्ति आक्रामकता का कदम होगी। मॉस्को वाशिंगटन के रिश्ते गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। तो टॉम हॉक वास्तव में क्या कर सकती है? क्या सिर्फ एक हथियार है या रणनीतिक संतुलन बदलने वाला तरीका? टॉम हॉक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है और अत्यंत सटीक क्रूज मिसाइल है। लंबी दूरी, उच्च सटीकता और जमीनी लक्ष्य पर गहरा प्रभाव। इसकी रेंज और सटीक मार्गदर्शन किसी भी सैन्य योजना को बदल सकते हैं। खासकर जब लक्ष्य गहरे भूभाग या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हो। रणनीतिक रूप से ऐसी मिसाइलें किसी आक्रामकता के दायरे को बढ़ाती हैं। वे न सिर्फ फ्रंट लाइन को प्रभावित करती हैं, बल्कि प्रतिद्वंदी की गहरी बुनियादी संरचनाओं को भी निशाना बना सकती हैं। संभावित एस्केलेशन यानी जो कदम आज दिखाई दे रहे हैं, कल उसकी प्रतिक्रिया और तीखापन बन सकता है। दूसरा, राजनीतिक दूरी। रूस और अमेरिका के बीच मूल्यांकन और भरोसा और ज्यादा टूट सकता है। तीसरा, क्षेत्रीय असर। यूरोप और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता, शरारती लहर और सुरक्षा गठबंधन का मूल्यांकन। टॉम हॉक की आपूर्ति सिर्फ एक सैन्य निर्णय नहीं होती, यह कूटनीतिक एक्शन का प्रतीक भी बन जाता है और ऐसे प्रतीक अक्सर वास्तविक परिणामों से भी ज्यादा चर्चा पैदा कर देते हैं। रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर रातों रात हमले तेज कर दिए। ये सर्दियों से पहले ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने की योजना का हिस्सा माना जा रहा है। ठंड के मौसम में बिजली कटौती मानव कल्याण की सीधी चुनौती है। इससे जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। ये सिर्फ सैन्य क्षेत्रों का मुद्दा नहीं रहा, ये मानव सुरक्षा का मामला बन जाता है। ऊर्जा बुनियादी ढांचा नष्ट होने पर जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की और कहा कि उन्होंने टॉम हॉक पर चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने बातचीत को उपयोगी बताया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप का रुख हाल के हफ्तों में कड़ा दिखा है और उन्होंने कहा कि यूक्रेन अब खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीत सकता है, जो उनके पहले के रुख से बड़ा मोड़ है। ये बदलाव सिर्फ सैन्य रणनीति का नहीं, राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत है और ऐसे मोड़ वैश्विक नीतियों में अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की बात हुई, बात आग की तरह फैल गई। टॉम हॉक का नाम सामने आते ही राजनीतिक मानचित्र पर
भूकंप लौट आया। ट्रंप की उस टिप्पणी ने जो हवा बनाई है, उसका असर सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका ने कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो यूक्रेन को टॉम हॉक दी जा सकती है, मिसाइलें जिनकी पहुंच तकरीबन 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये रेंज मॉस्को तक के संकेतों को भी चुनौती में डाल देती है। दुनिया एक बार फिर उबल रही है। रूस ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की खबर पर हड़कंप मचा दिया। ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि एक नई ग्लोबल आग लगाने वाली चिंगारी है। पुतिन की चेतावनी साफ है कि अगर अमेरिका ने ये लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को दी, तो मॉस्को और वाशिंगटन के रिश्ते बुरी तरह टूट जाएंगे। टॉम हॉक एक क्रूज मिसाइल है, यानी ये मिसाइल मॉस्को के दिल तक पहुंच सकती है। ये कोई मामूली धमकी नहीं है, बल्कि रूस के लिए सीधे तौर पर रेड लाइन पार करने वाला संदेश माना जा रहा है। पुतिन की सरकार ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को ऐसे हथियार देगा तो इसका खामियाजा सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों में नहीं, बल्कि युद्ध की आग में झुलसा देगा। रूस ने साफ कहा कि यह कदम एक नई आक्रामकता का परिचायक है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मसले पर साफ शब्दों में कहा कि अगर पुतिन इस मामले को सुलझा ले तो अच्छा है, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यानी ये कोई सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि एक सशर्त चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में अब बारी है अगली वॉर ब्रेकिंग की। अगली वॉर ब्रेकिंग युद्ध के मैदान से आखिर क्या है, तो अगली बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर एक और वार। जी हां, लुहांस्क में यूक्रेनी ड्रोन ने किस तरह से यहां पर कहर ढाया है। रूसी सैन्य ठिकानों पर करारा अटैक किया गया है। ड्रोन हमले में रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी हां, बड़ी खबर यही है, यूक्रेन का रूस पर एक और वार है। यहाँ पर लुहांस्क में यूक्रेनी ड्रोन किस तरह से अब मुश्किलों का सबब बनता हुआ नजर आता है रूस के लिए। देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर सैन्य ठिकानों पर करारा अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया। ड्रोन हमले में रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ड्रोन हमलों से रूस को बहुत नुकसान हुआ है। कितने तेल डिपो नष्ट हुए हैं, आइए वो मैं आपको अब बताती हूँ। दरअसल जिस तरह से रूस के फियोदोसिया ऑयल डिपो पर बड़ा अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया, एक हफ्ते में तीसरी बार तेल डिपो पर ड्रोन अटैक यूक्रेन ने किया है। तेल डिपो के 3 टैंकों में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। ऑयल डिपो में आग लगी, लेकिन इसके बाद पूरे इलाके में इमरजेंसी के हालात बन गए। और वहीं इस बीच रूस क्या दावा कर रहा है, समझिए। रूस कहता है कि क्रीमिया में एयर डिफेंस ने 20 ड्रोनों को नष्ट किया। रूस कहता है ऑयल डिपो पर एक ड्रोन जरूर गिरा जिससे आग लग गई थी। इस तरह से सब अपने अपने दावे कर रखे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग क्या है आपकी टीवी स्क्रीन विध्वंसक एक्शन नजर आता है। मिग-29 से रूसी फ्रंट लाइन पर बमबारी की गई है। यूक्रेनी वायुसेना ने विध्वंसक एक्शन लिया। देखिए तस्वीरें यहाँ पर किस तरह से मिग-29 से
फ्रंट लाइन पर, रूसी फ्रंट लाइन पर जमकर बमबारी की और यहाँ पर सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। वायुसेना का ये बड़ा एक्शन नजर आता है। आपको बताते हैं कि आखिर कितने ड्रोन अटैक हुए, कितने ड्रोन नष्ट हुए, क्या किसके दावे हैं। जल्दी से यूक्रेन कैसे ड्रोन प्रहार कर रहा है। 103 ड्रोन से अटैक होने की खबर है। जगह कितने ड्रोन नष्ट हुए यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 103 ड्रोनों से बताया जाता है क्रीमिया, यहाँ पर 40 ड्रोन अटैक हुए हैं। इसके अलावा अस्ट्राखान भी शामिल है जहां पर 26 ड्रोन अटैक किए गए हैं। इसके अलावा काला सागर इलाके में ब्लैक सी की तरफ करीब 19 ड्रोन अटैक हुए। रोस्टोव के इलाके में 14 ड्रोन यूक्रेन ने बरपाए हैं। इसके अलावा अजोव सागर यहाँ पर 2 ड्रोन अटैक हुए हैं। इसके अलावा बेलगोरोद में भी 1 ड्रोन अटैक, तो कलमाया में भी यहाँ पर बड़ा अटैक किया है। लेकिन यूक्रेन के एक साथ रूस के 10 प्रांतों में तबाही मचाने की तस्वीर सामने आई और हैरानी सबको हुई। हैरानी की बात ये कि रूस में यूक्रेन के हमले तकरीबन सफल रहे, सभी सक्सेसफुल थे। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं, उसकी तस्वीरें सामने हैं। और आइए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली वर्ल्ड ब्रेकिंग। बड़ी खबर, जंग के मैदान से रूस ने यूक्रेनी ड्रोन पर बड़ा हमला किया है। ज़पोरिज़िया में ड्रोन पर बड़ा अटैक हुआ है। मशीन गन से यूक्रेनी ड्रोन को यहां पर मार गिराया है, यह बड़ा दावा किया जा रहा है। मशीन गन से यूक्रेनी ड्रोन ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी खबर यह कि किस तरह से यूक्रेन जब अटैक करता है तो रूस भी उस पर पलटवार करता है। और पलटवार ऐसा कि यहां पर ज़पोरिज़िया में ड्रोन अटैक हो रहा था, मशीन गन से यूक्रेनी ड्रोन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ये रूस बड़ा दावा कर रहा है और उसकी तस्वीर आसमान में साफ तौर से नजर आई। ये कोई आतिशबाजी नहीं बल्कि ये विध्वंसक हमले की तस्वीर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से रूस से जुड़ी हुई। और बड़ी खबर, रूसी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है। ज़ेलेंस्की ने कीव में ब्लैकआउट का बदला ले लिया है। जी हां, ज़ेलेंस्की ने कीव में ब्लैकआउट का बदला इस रूप में लिया कि सबसे बड़ी रिफाइनरी, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से निशाना साधा और सिर्फ धुआं और आग की लपटें नजर आई। ये रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले लगातार यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि ये बड़ी रिफाइनरी थी जिस पर अटैक किया। ज़ेलेंस्की ने कीव में ब्लैकआउट का एक तरह से बदला लिया। आपको ये भी बता दें कुछ समय पहले रूस की तरफ से ये सीधे जो एनर्जी प्लांट्स थे वहां पर अटैक किया गया था यूक्रेन में, और ताकि इसीलिए आने वाले वक्त में जब बर्फीली सर्दी हो तो लोग यहाँ पे ठंड से परेशान हो, ज़ेलेंस्की की सेना को कमजोर करने की कोशिश थी और उसी का ही एक तरह से बदला लिया गया। रूस ने यूक्रेन पर फिर से कहर बरपाया है। रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई और पूरा शहर दहल उठा। बिजली घर, हॉस्पिटल्स, रिहायशी इलाके, इन्हें टारगेट किया और यूक्रेन का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब चुका है। धमाकों की आवाजें दूर दूर तक गूंजती नजर आती हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, घरों में चीख पुकार। कीव, खार्किव और ओडेसा, कहीं पर भी कोई भी महफूज नजर नहीं आता। और रूस का यह हमला सिर्फ सैन्य नहीं, मानवता पर वार है। क्या ये आग अब और भी ज्यादा भड़केगी? क्या दुनिया अभी भी सिर्फ तमाशबीन बनी रहेगी? यूक्रेन का सवाल, आखिर कब थमेगा ये विनाश का तांडव? ये कोई कल्पना नहीं है, ये युद्ध की क्रूर हकीकत है। यूक्रेन का हर शहर कराह रहा है। मॉस्को की आंधी बिजली संयंत्रों को ध्वस्त कर रही है। मेट्रो स्टेशन बमों की गूंज से दहल रहा है। ट्रेनें अनिश्चितता की राह पकड़ रही हैं। लोग आश्रय ढूंढ रहे हैं। बिजली की लौ बुझ रही है और हर ड्रोन उड़ान बरसों पुरानी डर लौटा रहे हैं। रूस ने कीव को निशाना बनाना जारी रखा है। बिजली संयंत्रों पर बमबारी चल पड़ी है। जब बिजली चली जाती है, अस्पताल, संचार सब अंधेरे में हो जाते हैं।
पानी की भारी किल्लत हो जाया करती है। रात में अंधेरा ने शहर को जकड़ रखा है। लोग थके, टूटे और डर से दबी सांसों में जी रहे हैं। बिजली नहीं, हर घर ठप, हर लाइट बुझी है। कीव की सड़कों पर खामोशी गहरी हो गई है और मौत की आहें दर दर पहुंच रही हैं। डोनेस्क में बिजली सप्लाई पूरी तरह रुक गई है। फैक्ट्रियां बंद है, घर अंधेरा में है। राहगीर मोमबत्तियों की लौ से इंतजार करते दिख रहे हैं। अस्पतालों में जनजीवन संकट में है। बचाव दल सीमित संसाधन के साथ लड़ रहे हैं। आप सोचिए, गर्मी नहीं है, ठंड है। अंधेरे में जीना बच्चों के लिए रोशनी नहीं, बड़ों के लिए ताप नहीं। ये डोनेस्क की दास्तां है। कई मेट्रो स्टेशन पर हमले हुए हैं। प्लेटफॉर्म पर धमाके, सुरंग में धूल, पनाहगाहों में हाहाकार। ट्रेन या तो देर से चल रही है या बंद है। लोग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉकों में फंस चुके हैं। एक स्टेशन पर यात्रियों का अंधेरे में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लोग स्टेशन पर बिखरे सामान लिए डर के साए में बैठे हैं। ट्रेन की जगह डिरेलमेंट की खबरें भी हैं। सब कुछ बदल गया है। रूस ने कई शहरों पर ड्रोन की झुंड छोड़ दी है। रात की खामोशी में वो आंगन में, छतों पर, बीच सड़कों पर फट रहे हैं। शहर शहर दहाड़ रहे हैं। बच्चे चिल्लाते हैं, बूढ़े दहशत में कांप रहे हैं। ये ड्रोन सीमित नहीं, ये भय की उठती गेंदें हैं। हर ब्लॉक पर धमाका, हर गली में आवाज। कौन सुरक्षित हो सकता है? अंधेरे में उड़ते ड्रोन आंखों को नहीं दिखते, पर असर अब जगह जगह दिखता है। गर्मी हो या ठंड, बिजली के अभाव से हीटिंग और कूलिंग बंद है। अस्पताल दवाओं से खाली है। लोगों को जेट्रिक देखभाल नहीं मिल पा रही है। भोजन की भारी किल्लत है। वितरण बाधित, शरारती सड़कों पर, आश्रय केंद्र ओवरलोड है। ये युद्ध सिर्फ टैंक और बम नहीं, ये मानवता पर हमला है। भूख, बीमारी और अंधेरे ने लोगों को काटा है। यूक्रेन की धरती एक बार फिर दहक रही है। दूसरी तरफ ज़ेपोरिज़िया अगला जंग का अखाड़ा बन चुका है। रूस ने वहां फौजों का भारी जमावड़ा कर रखा है। गोला बारूद, टैंक और मिसाइलें सब कुछ तैयार है और मकसद है कब्जा करना। हर गली में धमाके हैं, हर नुक्कड़ पर तबाही है। जी हाँ, ज़ेपोरिज़िया वही इलाका जहां परमाणु संयंत्र है, जहां रिहायशी इमारतें अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं और आम लोगों की जिंदगी मौत के साए में सिमट गई है। सड़कें वीरान हैं, स्कूल तबाह, बाजार खामोश, मासूमों की चीखें, माताओं की दुआएं और छतों से गिरती चिंगारियां। ज़ेपोरिज़िया अब शांति का शहर नहीं, जंग का मैदान बन चुका है। लेकिन तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। अब मैदान में कूदा है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यूक्रेन को भेजी है पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी ऐसी हवाई ढाल जो रूस के ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही ढेर कर देंगे।
ये सिस्टम कंधे पर रखकर चलाए जाते हैं, फुर्ती से काम करते हैं और जैसे ही दुश्मन का ड्रोन दिखा सीधे हवा में आग बरसाते हैं। ब्रिटेन का ये कदम रूस को खटक सकता है और यही वो मोड़ है जहां जंग और भी भयानक हो सकती है। सवाल अब यह है कि क्या ज़ैपोरिज़िया पर रूस का कब्जा होगा या ये हवाई ढाल बन जाएगी यूक्रेन की नई ताकत? क्या ब्रिटेन की ये मदद रूस को और उकसाएगी? और क्या ये जंग अब सीमाओं से निकलकर सीधा अंतर्राष्ट्रीय तनाव में तब्दील हो जाएगी? जंग की आग भड़क चुकी है और अब हर मोर्चे पर सिर्फ दो ही चीजें बची हैं, तबाही और इंतकाम। ज़ैपोरिज़िया की जंग अब पूरी दुनिया की निगाह में है। अंजाम क्या होगा, जल्द तय होगा। अगर ये क्रूर अभियान जारी रहा तो शहरों का सारा ताना बाना टूट सकता है। वैश्विक बाजार, ऊर्जा किल्लत, शरारती दौर, सब और कमजोर आंखें मुड़ाए तैयार हैं। ये सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं, पूरी दुनिया के लिए संकेत है। कीव, डोनेस्क, हर शहर कराह रहा है, पर इस कराह के बीच आवाज उठ रही है, मानवता की आवाज, बचे रहने की पुकार, धड़कनों की चीख। क्या दुनिया इसे सुन पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और नाटो रूस से जुड़ी हुई इस समय की एक और बड़ी खबर, युद्ध बड़ी खबर यह है कि नाटो के पास रूस की जंगी ड्रिल जारी है। जी हां, दरअसल नाटो के खिलाफ रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। अब कैलिनिंग्राड में रूसी बॉम्बर्स युद्ध अभ्यास कर रखे हैं, उसकी तस्वीर भी सामने आई है और ये स्पष्ट दर्शाता है कि नाटो के खिलाफ रूस किस तरह से बड़ी तैयारी को अंजाम दे रहा है, धार दे रहा है। नाटो के नजदीक, नाटो सीमा के नजदीक रूस लगातार ड्रिल कर रहा है। इसके पहले भी हमने ऐसे ही वॉर ड्रिल की तस्वीर देखी थी, युद्ध अभ्यास देखा था और कैलिनिंग्राड में रूस के जो बॉम्बर्स हैं वो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में रूस अब अपने इस युद्ध के दायरे को और भी ज्यादा बढ़ाएगा और अब रूस बनाम यूक्रेन नहीं बल्कि रूस बनाम नाटो होने जा रहा है। सरहद पर पाकिस्तान की एक और नापाक कहानी और इस बार पटकनी दी है अफगान तालिबान ने। जी हां, जिसे कल तक पाकिस्तान भाई कहता था, उसी तालिबान ने अब ऐसा हमला बोल दिया कि इस्लामाबाद तक चीखें गूंज उठी। सीमा पर भारी फायरिंग है, बंकर तबाह है, सैनिकों की मौत और हुक्मरान मुनीर शहबाज की जुबान सिल गई। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को बता दिया कि अब हुक्म नहीं चलेगा, गोली चलेगी। जो जहर दूसरों के लिए बोया, अब उसी जहर को पाकिस्तान खुद पी रहा है। सवाल यह है कि क्या यह शुरुआत है और अब पूरी तबाही तय है? एक तरफ कंगाल, बर्बाद, तबाह पाकिस्तान के अंदर बगावत, दूसरी तरफ सरहद पर तबाही। पाकिस्तान आज चारों तरफ से घिर चुका है। तालिबान से उसकी दुश्मनी अब खुलेआम हो चुकी है। जिस तालिबान को कल तक पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक एसेट बताता था, आज वही तालिबान उसकी चौकियों पर कब्जा कर रहा है। पक्तिका से हेलमंद तक पाकिस्तानी आर्मी को जवाब पर जवाब मिल रहा है। पाकिस्तानी फौज का दावा है कि उसने
200 तालिबानी मारे हैं। तो तालिबान ने पलटवार किया कि हमने 58 पाक सैनिकों को ढेर किया है और कई चौकियों पर हमारे कब्जे हो चुके हैं। और इस बीच अंदर से टीटीपी और अलगाववादी संगठन पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं। बलूचिस्तान से खैबर तक बगावत की आग जल रही है। सवाल साफ है कि क्या पाकिस्तान अब टूटने की तरफ बढ़ रहा है? क्या सरहद पर जंग और अंदरूनी फूट मिलकर पाकिस्तान को तबाही की ओर ले जा रही है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर सीमा पर विद्रोह है। सीमाएं आज युद्ध के स्वर में गूंज रही हैं। हर गोलीबारी, हर धमकी एक इतिहास रच रही है। आज हम विस्तार से बताएंगे कैसे लड़ाई ने दोनों देशों को हिला दिया, कौन बोल रहा है सच, कौन बोल रहा है झूठ, और सबसे अहम, इस जंग का असर हमारी दुनिया पर कैसा हो सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव पिछले कुछ महीनों से बढ़ता जा रहा है। तालिबान पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह दी है। पाकिस्तान ने इसे बार बार नकारा। इस बीच सीमा पर दोहराए हमले, हवाई स्ट्राइक और गोलीबारी हुई। पाकिस्तान की ओर एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगान तालिबान ने हवाई हमला किया। सीमा की निगरानी चौकियों पर धावा बोला गया। जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों को युद्ध जैसी स्थिति में धकेल दिया। पख्तिका, हेलमंद, काबुल की सीमावर्ती रियासतें सबसे ज्यादा प्रभावित रही। पाकिस्तान सेना का दावा है कि इस ऑपरेशन में उसने कई तालिबानी शिविर, कमान चौकियां और सैन्य केंद्र नष्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि 23 सैनिक मारे गए हैं, 29 घायल और 200 से ज्यादा आतंकवादी नष्ट किए गए हैं। लेकिन तालिबान ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने हमला किया क्योंकि पाकिस्तान ने पहले काबुल और पख्तिका पर हवाई हमला किया था। दावा और तर्कों की लड़ाई भी कम नहीं है। ये मात्र झड़प नहीं, शब्दों की भयंकर जंग भी है। पाकिस्तान सेना के बयान में कहा गया कि तालिबान पर आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई, कि उसने कई चौकियां वापस लेने का दावा किया है। दूसरी ओर तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सिर्फ 9 लड़ाके मारे गए हैं और 58 पाक सैनिक मारे गए हैं। एक पूरी तरह अलग कहानी है। दोनों ओर के दावे कुछ और कहते हैं और पते नहीं बताते, लेकिन ये जरूरी है कि बयानबाजी इस युद्ध की शुरुआती स्ट्राइक है। असली लड़ाई तो जमीनी है। सीमा पर इस तरह की लड़ाई का असर सिर्फ सैन्य नहीं, वो आम व्यक्ति की जिंदगी पर पड़ेगा। व्यापार बंद होगा, आवाजाही बंद होगी, सीमाएं पूरी तरह बंद कर दी गई। लोग फंसे हुए हैं, गांव की बस्तियां प्रभावित हुई है, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं। सोचिए, जिसका घर सीमा के किनारे है, अचानक हवाई बम गिरते हैं, आवाजाही बंद कर दी जाती है, बाजार बंद हो जाते हैं, दवाई नहीं, भोजन नहीं और सिर्फ भय बाकी हो जाता है। रणनीतिक रूप से अगर टकराव बढ़ता है तो ये लड़ाई सिर्फ स्थानीय नहीं रहेगी, पड़ोसी देशों, मध्यस्थों और वैश्विक शक्तियों की संलिप्तता होगी। कतर, सऊदी, ईरान जैसे देशों ने पहले ही मध्यस्थता की कवायद शुरू की है, लेकिन क्या ये मसला रुक पाएगा? अब सवाल यह है कि क्या ये संघर्ष और भी तेज होगा? क्या पाकिस्तान और तालिबान में सीमित लड़ाई रहेगी या ये एक बड़ी जंग की शुरुआत बनेगी? फिलहाल 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये जताई जा रही है कि युद्ध नियंत्रण में रहे, मध्यस्थता काम करे और संघर्ष शांत हो जाए। दूसरी संभावना ये है कि ये संघर्ष
सीमित मोर्चों पर बदले, दोनों ओर कुछ उच्च लागतें हों लेकिन वैश्विक हस्तक्षेप बढ़े। तीसरी जो संभावनाएं जाहिर की जा रही है वो कि पूर्ण युद्ध, पूरे भागों पर लड़ाई, बड़े नुकसान और अस्थिरता पूरे क्षेत्र में फैल जाए। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। और अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, ईरान की राजधानी क्या है? अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो आगे बताइएगा। दो ऑप्शन से तेहरान और लेबनान, इन दोनों ऑप्शंस में से सही जवाब क्या है? अगर आप जानते हैं तो फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपना जवाब हमें भेजें। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता को जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं संजय दत्ता, जो कि पश्चिम बंगाल हुगली के रहने वाले हैं। संजय दत्ता, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।